दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन। दोनों को इस डेवलपमेंट का फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, समझ में आ गया। थैंक यू फॉर ऑल दीज लवली कमेंट्स। एंड अगर आपको इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, पूरा एक चैप्टर वाला जो साइड था ये वाला, इसमें तो आपको मैंने बताया ये डे टू डे लाइफ में जो खर्चे। और मुझे किसी का डाउट रिसीव हुआ था, तरुण सिंह का, उन्होंने पूछा था कि आरबीआई जो सीआरआर अमाउंट अपने पास रखता है ना, यानी कि दो तरीकों से गवर्नमेंट को जो है पैसा मिलता है। पहला है टैक्स, यानी कि टैक्स रेवेन्यू, तो ये वो पैसा है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर जो खर्चा होता है वो आपका इसमें आ जाता है। हाय एवरीवन, तो आज हम लोग इकोनॉमी करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। इससे पहले हम लोग 8 लेक्चर्स इकोनॉमी के ऑलरेडी कर चुके हैं। इन केस अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा, थोड़ा सा ना वहाँ से रिवाइज कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग अब कहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स जो हम लोगों ने लिए थे एनपीए की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फिर हम लोगों ने बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3 इन तीनों ही नॉर्म्स को काफ़ी अच्छे से समझा था। देन हमने देखा था क्रेडिट रेटिंग क्या है। बेसिकली हर एक इंडिविजुअल को कुछ रेटिंग दी जाती है और उस रेटिंग के बेसिस पे बैंक डिसाइड करता है कि हमें इस सामने वाले को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसको कहते हैं क्रेडिट रेटिंग। फिर कौन सी एजेंसीज है जो ये देती है वो भी हमने देखा था। फिर हम लोगों ने सिबिल स्कोर के बारे में समझा था। फिर हमने मिशन इंद्रधनुष देखा था, किस तरीके से 7 पॉइंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट इवैल्यूएट कर रही है ताकि हम लोग क्या कर सके, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके अंदर इंप्रूवमेंट ला सके गवर्नमेंट, ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एनपीए की प्रॉब्लम्स को देखता है तो उन प्रॉब्लम्स को बैंक इफेक्टिवली सॉल्व कर सके। फिर हम लोगों ने कुछ करंट अफेयर्स देखे तो जो ये पॉइंट आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोगों ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, फिर ई कुबेर के बारे में पढ़ा था, फिर एक और चीज़ पढ़ी थी वो थी स्विफ्ट, जो मैसेजिंग ऐप है आपका, जिससे हमारा जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो किस तरीके से होते हैं वो देखा था। फिर हमने नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट देखा था, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे बैंक का अकाउंट अगर किसी और देश के बैंक के अकाउंट में एग्जिस्ट करता है उसको नॉस्ट्रो कहते हैं हमारी तरफ से, और वो अकाउंट यानी कि वो लोग जैसे हमारे देश में अगर किसी और बैंक का अकाउंट होगा तो उसको हम लोग वॉस्ट्रो अकाउंट कहेंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने मनी मार्केट देखा था, इनके टूल्स को समझा था, कॉल मनी, नोटिस मनी, शॉर्ट मनी, टर्म मनी, जितने भी मनीज थे उनको, तो वो टूल्स के अंदर आ गए। फिर हम लोगों ने कैपिटल मार्केट के बारे में समझा था, फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था, और फिर कैपिटल मार्केट का क्लासिफिकेशन देखा था। एंड देन हम लोगों ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, मसाला बॉन्ड एंड मनी मल्टीप्लायर के बारे में समझा था। तो मनी मल्टीप्लायर क्या था आपका, मनी मल्टीप्लायर का मतलब था कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो बैंक है वो कितना क्रेडिट मनी जनरेट कर रहा है। तो क्या फॉर्मूला था इसका, 1/CRR। इससे जो भी आएगा वो मनी मल्टीप्लायर, उसको हम लोग बैंक के टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि बैंक के पास एग्जैक्टली कितना क्रेडिट मनी अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो ये जो चीज़ें थी हम लोगों ने पढ़ी थी। अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं फटाफट से। तो आज आपके नए चैप्टर ही, नया कॉन्सेप्ट ही शुरू होने वाला है जो कि है बजट। पहले तो ऑल्दो ये लास्ट वीडियो में कवर करना था हमको, बट कोई नहीं, आज कर लेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे बजट, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बजट के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोसीजर दे रखा है वो समझेंगे, फिर टाइप्स देखेंगे कितने तरीके के बजट होते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखेंगे जो बजट के साथ प्रेजेंट किए जाते हैं, देन कितने तरीके के बजट होते हैं इलेक्शन ईयर के टाइम में, फिर वोट इन अकाउंट एंड फुल बजट में क्या डिफरेंस है, कितने तरीके के फंड्स होते हैं, फिर ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो बजट होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है उसको समझेंगे, फिर रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट जो कि आपके बजट स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, इनमें क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग देखेंगे, फिस्कल पॉलिसी देखेंगे। फिस्कल पॉलिसी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे थे तब मैंने उस टाइम में भी आपको बताया था कि फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी को साथ में इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट, ताकि मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। फिर एक है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट 2003। तो यहाँ आपका एक और चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ टैक्सेशन, यहाँ से नया टॉपिक है, देखेंगे अगर आज इसको कवर कर पाए तो टैक्सेशन। फिर टाइप्स ऑफ टैक्सेस समझेंगे, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जीएसटी क्या है, और जीएसटी को लेके क्या क्या प्रोविजंस हैं, एक्ट हैं, अमेंडमेंट है, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। कौन जीएसटी है जो डिसाइड करता है, जीएसटी काउंसिल क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिकली, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारा लेक्चर नंबर 9। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटी भी पढ़ना चाहते हो तो पॉलिटी भी हम लोग कवर कर रहे हैं लक्ष्मीकांत से, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हम लोग विजन आईएएस की मंथली मैगजीन भी कर रहे हैं, तो उसका भी आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब फाइनली आज का जो ये लेक्चर है बजट, ये स्टार्ट करते हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन, ठीक है। इससे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान से समझना। तो क्या कह रहा है ये, ध्यान से देखो।
हमारे पास दो तरीके की चीज़ें हैं जो बजट में इंक्लूडेड है। क्या है, एक तो है कि हमारा कितना खर्चा हुआ है, ठीक है, एक साल में कितना खर्चा होगा गवर्नमेंट का और कितना पैसा आएगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये बताता है कि गवर्नमेंट का वो पैसा जो है रेवेन्यू कहाँ कहाँ आने वाला है, कहाँ कहाँ से आने वाला है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट का एक्सपेंस डिसाइड करता है। ये डायग्राम जब आप लोग बनाओगे ये चीज़ ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है और ये गवर्नमेंट का क्या है, एक्सपेंस है। समझ में आ गया। अब रेवेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, कस्टम्स है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। ये जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट की क्या है, रेवेन्यू का पार्ट है। यहाँ से आपका प्री का क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, इसलिए पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। देन है हमारे पास ये गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, डिफेंस, सब्सिडी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, अदर एक्सपेंडिचर, पेंशंस, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होता है। इसके अंदर जो हमारे कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस होते हैं ना उनको 100 डेज़ का काम दिया जाता है और जो लेबर्स होते हैं और अगर काम नहीं देंगे तो उनको 100 डेज़ की सैलरी दी जाती है, ठीक है। देन हमारे पास फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़, इंटरेस्ट पेमेंट्स और डिफेंस। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ गवर्नमेंट का खर्चा होता है। समझ में आ गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपका डायरेक्ट प्री का 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बजट के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो देखो, बजट इज़ द वर्ड, आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप लोग पढ़ रहे हो पॉलिटी, अगर आप लोग पढ़ रहे हो, आपको क्या पता होना चाहिए कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक चीज़ को वर्ड बाय वर्ड डिफाइन कर रखा है, राइट। अगर मैं लॉ की बात करूँ, अगर मैं स्टेट की बात करूँ, आर्टिकल 12 एंड 13 हमारे ये डिफाइन करते हैं। सिमिलरली जब भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख रही हूँ, हर चीज़ डिफाइंड है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, एक्सेप्ट जो ये वर्ड है ना बजट, ये डिफाइन नहीं है। ये बजट हम लोग यूज़ करते हैं, बट एक्चुअल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड नहीं लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स योर बजट, ठीक है। तो बजट वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना ये चीज़। आर्टिकल नंबर 112, अब यहाँ से मैं जितने आर्टिकल आपको बता रही हूँ सब आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 112 क्या कहता है, प्रेसिडेंट शॉल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी दे रखी है आर्टिकल 112 के तहत कि प्रेसिडेंट जो है साल की शुरुआत में ही पार्लियामेंट के सामने एक बजट पेश करेंगे। समझ में आ गई ये चीज़ पूरी आपको। देन आर्टिकल 77 का क्लॉज नंबर 3 क्या कहता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज मेड रिस्पॉन्सिबल बाय प्रेसिडेंट टू प्रिपेयर बजट कॉल्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ध्यान से सुनना, आर्टिकल 112 जो है वो क्या कहता है कि प्रेसिडेंट को बजट प्रेजेंट करना है हमारे पार्लियामेंट के आगे। आर्टिकल 77 का क्लॉज नंबर 3 क्या कहता है, प्रेसिडेंट तो करेंगे लेकिन प्रेसिडेंट ने क्या किया है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल बना दिया है बजट को प्रिपेयर करने का और क्या करने का, पूरा उसको प्रेजेंट करने का। किसने उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को, हमारे प्रेसिडेंट ने। देन है हमारे पास आर्टिकल 114 का क्लॉज 3 क्या कहता है, एप्रोप्रिएशन बिल गवर्नमेंट कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ओनली आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमारे पास 2-3 तरीके के फंड्स होते हैं जिनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें से जो पहला फंड है ना वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, याद रखना ये फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये वो फंड है जिसमें ना गवर्नमेंट की जितनी भी अर्निंग्स होती है ना, रेवेन्यू होते हैं, वो सारे इसी में आते हैं। समझ में आ गया। अब ये कह रहा है आर्टिकल 114 का क्लॉज नंबर 3 कि अगर गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट में एक एप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस करेगा और उस बिल के पास होने के बाद ही गवर्नमेंट उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकता है, अदरवाइज नहीं निकाल सकता है। समझ में आ गया। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जितने हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना उनकी सैलरी जाती है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज लाइक खजाना। समझ में आ गया, किसका खजाना, गवर्नमेंट का खजाना। अब गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी आ रहा है और उसमें से गवर्नमेंट सबको सैलरीज देनी है, पेंशन देने हैं, जो भी चीज़ें देनी है वो उस फंड से जा रहा है। अब आप कहोगे कि रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, तो जो ये मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ से इनकम टैक्स है, जीएसटी है, ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू के रिसोर्सेज हैं, यहाँ से जो भी पैसा आ रहा है वो सारा आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जा रहा है। और गवर्नमेंट को जो खर्चा करना है वो भी गवर्नमेंट उसी फंड से कर रही है, लेकिन खर्चा करने से पहले गवर्नमेंट को पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, इसलिए आपको पता
होना चाहिए कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है कि नहीं लेनी पड़ती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे विड्रॉ करने से पहले। तो गवर्नमेंट को लेनी पड़ती है पार्लियामेंट की अप्रूवल जब भी वो गवर्नमेंट उस फंड से पैसा विड्रॉ करना चाहती है। तो ठीक है, तो कैसे अप्रूवल लेगी गवर्नमेंट? एक एप्रोप्रिएशन बिल है जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेगी। तो ये बिल वही बात कर रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इतने पैसे विड्रॉ करने हैं इस काम के लिए वगैरह वगैरह। और अगर ये बिल आपका अप्रूव हो जाता है तब जाके गवर्नमेंट जो है वो पैसे विड्रॉ कर सकती है। आर्टिकल 265 क्या कहता है? नो टैक्स शॉल बी प्रोवाइडेड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ दैट इज टैक्सेशन नीड्स द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को टैक्स लगाने से पहले पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का मूड किया, उठ के आ गए, ठीक है अब मुझे ये टैक्स लगाना है, अब आप लोगों के ऊपर ये टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट को अगर कोई भी टैक्स लगाना है या एग्जिस्टिंग टैक्स लॉज में कुछ भी छेड़छाड़ करनी है तो गवर्नमेंट को पहले पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। समझ में आ गया? इसके बाद है पूरा मतलब अथॉरिटी ऑफ लॉ, पूरा उनको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो बिल आपका लोकसभा से राज्यसभा से पास होना चाहिए, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होनी चाहिए उसके ऊपर, तब जाके वो चीज़ आप लोग टैक्स के एग्जिस्टिंग लॉज में या न्यू लॉ टैक्स से रिलेटेड इंट्रोड्यूस कर सकते हो। देन है हमारे पास आर्टिकल नंबर 266 जो कि कहता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल सेज नो, ये जो आर्टिकल है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड बात करता है। नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड एक्सेप्ट विद द ऑथराइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर दैट इज एक्सपेंडिचर नीड्स द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। सेम चीज़ है कि अगर मुझे खर्चा करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर मुझे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो। दोबारा ज़रा रिवाइज करते हैं। तो मैंने आपको आर्टिकल 112 के बारे में बताया जो कि कहता है कि हमारे प्रेसिडेंट जी जो हैं उनका काम है साल की शुरुआत में एक बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना जिसका नाम होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बजट, एक बेसिकली। ठीक है, अब वो क्या बताएगा? गवर्नमेंट के अब काम काज को दर्शाएगा, बेसिकली ये बताएगा कि क्या खर्चा होने वाला है, क्या खर्चा होगा, कहाँ जाएगा, कौन सी स्कीम में उनको कितना पैसा डालना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद है आर्टिकल 77 का क्लॉज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 77 में हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इस पूरी चीज़ का इंचार्ज किसको बनाते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को। तो हमारा जो बजट है वो कौन प्रिपेयर करते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। देन है आर्टिकल नंबर 114 का क्लॉज नंबर 3 जो कि ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं तो एक एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद जाके ही जब वो बिल पास हो जाएगा तब जाके ही आप क्या कर सकते हो? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को ऑल्दो मैं सारे आर्टिकल्स को अभी लेटर ऑन भी डिस्कस करूंगी, पर जस्ट ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, जितने भी आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया ना, 112, 77 का 3, 114 का 3, 265, 266, ये आपके PYQs हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इनको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे लिख दिया है। अब एप्रोप्रिएशन बिल का किस्सा समझ आ गया। देन ये क्या कहता है? कोई भी टैक्स का जो लॉ है ना, चाहे आपको एग्जिस्टिंग लॉज में कुछ छेड़छाड़ करनी हो, चाहे आपको फर्दर कोई लॉ नया बनाना है, कोई नया टैक्स आपको लागू करना है, उसके लिए आपको एक सेपरेट बिल जो है लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो पास होगा तब जाके आप उस लॉ को ला सकते हो। ठीक है, इसके बाद है आर्टिकल 266 क्या कहता है? अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा करना है, देखो ये वाला आर्टिकल बात करता है एप्रोप्रिएशन बिल से कि एप्रोप्रिएशन बिल अगर पास होगा तभी जाके आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकते हो। लेकिन ये वाला बिल क्या कहता है? अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको पैसे निकालने हैं तो फिर आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, बजट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये जो क्वेश्चंस, ये जो पूरा पेज है ना आपका, यहाँ से लेके आर्टिकल 1112 से लेके लास्ट तक, ये पूरी चीज़ ये आपके PYQs हैं जो आपके एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। ठीक है, देखो ये मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे कैसे पता लगेगा यूपीएससी के माइंड में क्या चल रहा है, मैं कैसे उससे बात करूंगी? तो दो चीज़ें हैं, एक है मेरा सिलेबस और दूसरे है मेरे PYQs। इन दोनों चीज़ों को अगर आपने डिकोड कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आप इजीली पेपर क्रैक कर सकते हो। ठीक है, PYQs को हमें अच्छे से और एनालिसिस करने की ज़रूरत है। जितने PYQs रिपीट हुए हैं, भले ही कोई रिपीट नहीं भी हुआ है तो इस बार चांसेस है कि वो आने के चांसेस हैं उसके, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं वो तो मुझे करने ही करने हैं अच्छे। समझ में आ गया? और ये सारे आपके मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं, मल्टीपल टाइम्स, इसीलिए ये आपके हाथ में एकदम, माइंड में एकदम बैठे होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कितने तरीके के बजट होते हैं। ठीक है, तो यूजुअली 3 कैटेगरीज में मैंने इसको डिवाइड किया है। पहला है आपका डेफिसिट बजट, दूसरा है आपका बैलेंस बजट और तीसरा है आपका सरप्लस बजट। अगेन दिस वाज आस्क्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेफिसिट, अब देखो बजट हो या कोई भी चीज़ें हो, दो चीज़ें हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं बताओ मुझे? एक होता है खर्चा और एक होता है मेरी इनकम। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक है मेरा रेवेन्यू
और दूसरा है मेरा एक्सपेंस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं जो डिसाइड करती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, समझ में आ गया। तो अगर हम बात करूँ, पहले तो डेफिसिट बजट है, बैलेंस बजट है और सरप्लस बजट है। 3 कैटेगरीज में बजट को डिफाइन कर दिया है, डिवाइड कर दिया है बेस्ड ऑन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। किसके बेसिस पे मैंने इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया बजट को? रेवेन्यू और एक्सपेंस के बेसिस पे मैंने बजट को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। अब अगर मैं बैलेंस्ड बजट की बात करूँ तो बैलेंस्ड बजट क्या कहता है कि गवर्नमेंट का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू होता है ना, वो गवर्नमेंट के एक्सपेंस के बराबर होता है इस बजट में। क्या बोला मैंने? जो भी मैं अनुमान लगा रही हूँ कि खर्चा इतना हो सकता है, प्लस जो भी मैं अनुमान लगा रही हूँ कि इनकम इतनी हो सकती है, अगर ये दोनों चीज़ें बराबर आ रही हैं तो उस टाइप के बजट को मैं क्या कहूँगी? बैलेंस्ड बजट। तो दोबारा एक बार सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने बजट को क्या किया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो उसमें पहला आया है बैलेंस्ड बजट। तो बैलेंस्ड बजट ये कहता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंस के बराबर आ रहा है तो बजट क्या है? बैलेंस्ड बजट है। समझ में आ गया? वेयर द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इज इक्वल टू प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर देन इट इज सेड टू बी बैलेंस्ड बजट। देन है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट क्या कहता है? एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट इज मोर देन रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या है? गवर्नमेंट का जो खर्चा आ रहा है वो ज़्यादा है कंपेयर टू रेवेन्यू के, तो उस चीज़ को क्या कहूँगी मैं? डेफिसिट बजट कहूँगी। एंड द फाइनेंस विच इज़ रिक्वायर्ड टू मीट द एक्सपेंस इज सेड टू बी डेफिसिट फाइनेंसिंग। समझ में आ गया? जो खर्चा है मैं उस चीज़ को, मतलब जैसे रेवेन्यू यहाँ पे मेरा कम है और मेरा एक्सपेंस ज़्यादा है, समझ में आ रहा है? तो जहाँ एक्सपेंस को पूरा करने के लिए मैं जो रेवेन्यू जुगाड़ करूँगी ना, उस रेवेन्यू को क्या कहेंगे हम लोग? डेफिसिट फाइनेंसिंग। समझ में आ गया? इसके बाद क्या है? सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या कह रहा है कि यहाँ मेरा रेवेन्यू ज़्यादा होगा और मेरा एक्सपेंस जो है कम होगा। तो दिस इज़ वेरी गुड। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हूँ। देन है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक्स अदर टाइप्स ऑफ बजट। अब इनके अलावा भी कुछ बजट है, वो तो मैंने रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच के बेसिस पे डिवाइड कर रखे थे 3 कैटेगरी में। अब ये जो बजट है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको समझना। तो पहला क्या है? जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट का मतलब ये होता है कि जैसे मैं इस साल 2025 के लिए मैं बजट प्रिपेयर कर रही हूँ, सोचो, ठीक है। तो अब ना मैं ना 2024 ना उससे पहले किसी साल से कोई रेफरेंस उठाऊंगी, मतलब मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं अपना बजट जो है ना ज़ीरो से बनाऊँगी। कहने का मतलब ये है, यूजुअली क्या होता है, ध्यान से सुनो, अगर गवर्नमेंट ने पिछली बार किसी स्कीम पे 100 रुपीज़ का बजट रखा था, ठीक है, या फिर और दूसरी स्कीम पे 50 रुपये का बजट रखा था, ठीक है, तो इस साल जो मैं बजट बना रही हूँ 2025 में, तो यूजुअली गवर्नमेंट देखती है कि पिछले साल इतना खर्चा हुआ था, हो सकता है हमें इस साल भी इसको इतना देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ना इसका बजट बनाने के लिए ना यहाँ से रेफरेंस उठाया है। समझ में आ गया? तो जीरो बजट के कहने का मतलब ये है, जब भी मैं कोई बजट बना रही हूँ ना, तो मैं अगला पिछला कहीं से भी कोई रेफरेंस नहीं उठा रही हूँ, एकदम शुरुआत से बजट बना रही हूँ, जीरो, एकदम स्क्रैच से खुद ही बना रही हूँ बिना किसी रेफरेंस के। अगर मुझे किसी स्कीम को देखना है तो मैं ये नहीं देखूंगी कि मैंने उस स्कीम में लास्ट ईयर कितने पैसे दिए थे, मैं ये देखूंगी उस स्कीम की ग्राउंड रियलिटी चेक करूंगी, फिर देखूंगी अच्छा इसके लिए ना मुझे ये लग रहा है, मैंने जो चेक किया है, रिपोर्ट्स मंगवाई हैं, मुझे सिर्फ 20 रुपये देने की जरूरत है इस स्कीम में, 100 रुपये जो लास्ट ईयर गए थे वो नहीं, वो मैंने देखा भी नहीं लास्ट ईयर कितने जाने थे। समझ में आ गया? ये 20 रुपये जो मैंने तय किया है वो पूरा ग्राउंड रियलिटी से चेक करके फिर मैंने लिया है, विदाउट एनी रेफरेंस, सब कुछ मैंने स्क्रैच से प्रिपेयर किया है। तो उस टाइप के बजट को क्या कहूँगी मैं? जीरो बजट, जीरो बेस्ड बजट। तो जीरो बेस्ड बजटिंग इज एन अप्रोच टू प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग द बजट फ्रॉम द बिगिनिंग, एज द नेम सजेस्ट इट रेफर्स टू प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग द बजट फ्रॉम स्क्रैच और जीरो बेसिस। समझ में आ गया? एकदम स्क्रैच से बना रहे हैं। अ मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड। इसमें क्या होता है, हर एक एक्सपेंस को आप जस्टिफाई कर रहे हो कि 20 रुपये लगे हैं, ये रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस स्कीम में मुझे 20 रुपये लगेंगे, ये तरीके हैं, इस तरीके से मुझे पता लगा है। समझ में आ गया? एकदम जीरो से आपने शुरुआत किया है, अगला पिछला कहीं से कोई रेफरेंस नहीं लिया है, ग्राउंड रियलिटी चेक की है, तब जाके बजट आपने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट, आउटकम बेस्ड बजट। बजट इज लिंक्ड टू द आउटकम फ्रॉम अ स्कीम। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी 20 रुपये लगाए उस स्कीम में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी ना, उसके आउटकम पे मैं डिपेंड करूंगी कि अगर मैंने 20 रुपये लगाए हैं उस स्कीम पे, तो ये 20 रुपये कहाँ लगे हैं और इन 20 रुपये से क्या क्या काम निकल के आया है, वो आउटकम पे मैं डिपेंडेंट हूँ, मुझे रिजल्ट भी चाहिए। समझ में आ गया? तो इसको क्या कहेंगे? आउटकम बेस्ड बजट। यानी कि मैं बजट पेश कर रही हूँ, मैंने बोला मैंने एमजी नरेगा जो स्कीम है मान लो गवर्नमेंट की एक, उसमें मैं 20 रुपये दे रही हूँ, लेकिन मैं 20 रुपये तो दे रही हूँ, इस साल के एंड तक इससे 100 वर्कर्स को मिल जाएंगे पैसे और 50 वर्कर्स के साथ ये हो जाएगा, इसके साथ ये हो जाएगा। तो दिस इज द आउटकम दैट आई एम डिसाइडिंग कि इस 20 रुपये के बेसिस पे इस स्कीम में जो मैं लगा रही हूँ मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये है आपका आउटकम बेस्ड बजट। बजट इज लिंक टू द आउटकम फ्रॉम द स्कीम।
सेट मेजरेबल फिजिकल टारगेट्स, एक टारगेट सेट कर देता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि जैसे मैंने स्कीम में 20 रुपये दे रखे हैं, तो इसके एंड में 100 लोगों को बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? 50 को हेल्थ बेनिफिट होगा, 50 को पेंशन जाएंगे, कुछ इस तरीके से जो पूरा आउटकम डिसाइडेड है। तो इसने क्या किया, एक टारगेट सेट कर दिया कि गवर्नमेंट ने इसमें 20 रुपये लगाए हैं तो गवर्नमेंट को ये चीज़ें अचीव होंगी। ठीक है, नाउ मोर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियसली दिस इज मोर अकाउंटेबल एंड दिस इज मोर ट्रांसपेरेंट। इससे मैंने जो पैसे लगाए हैं उससे मैंने पूरा हिसाब भी लगा लिया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में 4 लोग हैं। अब मैं मार्केट गई हूँ फ्रूट्स खरीदने के लिए, मैंने एप्पल लिया तो वो 4 एप्पल आए 1 kg में। तो अब मैं घर आते आते मैंने ये डिसाइड कर लिया 4 एप्पल है तो एक मैं, एक मम्मी, एक पापा, एक भाई, एक बहन, इस तरीके से चारों एप्पल बट गए। समझ में आ गया? तो जैसे मैंने स्कीम बनाई, जैसे मैंने एप्पल खरीदे, मैंने उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी डिसाइड कर लिया, उसका आउटकम भी डिसाइड कर लिया मैंने, और जब मैं घर आई हूँ एग्जैक्टली वही हुआ है। समझ में आ गया? तो मैंने एक टारगेट सेट कर दिया था कि 4 एप्पल है, चारों में बट जाएगा वो, और ये हो जाएगा, चारों खा लेंगे उसको। तो ये मोर अकाउंटेबल है, मोर ट्रांसपेरेंट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आउटकम बेस्ड बजट। नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर बजट। जेंडर बजट का मतलब क्या होता है? जब भी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बना रही है और उस पॉलिसी के लिए बजट डिसाइड कर रही है, समझ में आ गया? तो जब वो पैसा खर्च हो रहा है ना, उसको करते टाइम गवर्नमेंट के माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि उस पॉलिसी का, उस डेवलपमेंट का फीमेल और मेल दोनों ही एंटिटीज़ पर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ कीपिंग जेंडर पर्सपेक्टिव इन पॉलिसी मेकिंग, इंश्योरिंग जेंडर डिफरेंशियल इम्पैक्ट, डेवलपमेंट बेनिफिट रीच मैन एज वेल एज विमेन। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर गवर्नमेंट रोड्स बना रही है तो सिर्फ गवर्नमेंट का जो एम है वो ये नहीं होना चाहिए कि इन रोड्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट स्मूथ हो जाए, बल्कि ये होना चाहिए कि क्या ये जो रोड बन रही है ये फीमेल्स के लिए सेफ और एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस हैं या नहीं है। समझ में आया? साथ ही अगर एजुकेशन पॉलिसीज बन रही है तो ये देखना कि ये फीमेल्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देगा कि नहीं देगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेसिकली जेंडर बजट ये इंश्योर करता है कि डेवलपमेंट का फ़ायदा सिर्फ आपके मेल एंटिटी तक ना रहे बल्कि फीमेल एंटिटीज़ तक भी पहुँचे। इससे जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने में हेल्प मिलती है। ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट के पैसों और जो फीमेल्स और मेल्स हैं दोनों के डेवलपमेंट, दोनों को इस डेवलपमेंट का फ़ायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। समझ में आ गया? तो इस चीज़ में क्या होता है, जो भी हम लोग आइटम प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना बजट को, उसको जेंडर लेंस के थ्रू देखा जाता है और ये एनालिसिस किया जाता है कि वो आइटम फीमेल्स को कैसे अफेक्ट करेगा, और ये देखा जाता है कि क्या इसका इम्पैक्ट मेल्स पे भी उतना ही पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जितना फीमेल्स पे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका जेंडर बजट कहलाता है। देन ए बजट इज प्रेजेंटेड ऑन 1st day of February, वेरी ऑब्वियस। उसके बाद है बजट प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। इन पार्लियामेंट बजट हैज़ टू गो थ्रू 6 स्टेजेस। कितने स्टेजेस से जाना पड़ता है बजट को? 6 स्टेजेस से जाना पड़ता है। कौन से हैं वो 6 स्टेजेस? देखो, पहले आपका प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। आपका काम है मुझे कमेंट सेक्शन में 2 चीज़ों का आंसर आप दोगे मुझे। पहली चीज़ तो ये है कि कौन करता है बजट प्रेजेंट हमारे पार्लियामेंट में, और दूसरी चीज़ ये है, आपको पता होगा जब भी मैं गवर्नमेंट कह रही हूँ, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, तो अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको एक चीज़ पता होगी, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ को डिफाइन कर रखा है, राइट? तो मुझे ये बताओ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार है उसको इंग्लिश में क्या कह के डिफाइन कर रखा है? यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं, या कोई तीसरा नाम हो तो वो भी मुझे बता सकते हो आप कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, आई होप आप मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो। तो ये दोनों चीज़ आप मुझे बताना। तो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट यानी कि बजट कौन प्रिपेयर करता है, वो उस अथॉरिटी का नाम लोगे आप लोग। देन बजट प्रेजेंट होने के बाद उस पर जनरल डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन का मतलब है कि इस साल क्या क्या मेजर पॉलिसीज़ आ रही हैं, या लास्ट ईयर की पॉलिसी थी वही रिपीट हो रही है, बस उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस बार अलग तरीके से हो रहा है। तो वो सारी जो मेजर चीज़ें होती है वो डिस्कस करना। इसके बाद, इस डिस्कशन के बाद उस बजट से को ना, जो भी चीज़ें उसमें होती हैं ना, उसको रिस्पेक्टिव कमिटीज़ में भेज दिया जाता है। अगर आप लोगों ने पार्लियामेंट्री कमेटी वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये चीज़ पता होगी, हर एक कमेटी हर एक चीज़ के लिए हर एक अलग कमेटी बनाई हुई है। तो बस वही है। फिर स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज़, फिर है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट्स का मतलब क्या होता है? ऑल्दो डिमांड फॉर ग्रांट्स, एप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल, इन तीनों को मैं आगे भी समझाऊंगी, पर डिमांड फॉर ग्रांट्स का मतलब होता है आपका हर एक मिनिस्ट्री का ना अपना खर्चा होता है अलग से। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए वोटिंग होती है कि उनको कितना बजट मिलना चाहिए। फिर एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है ताकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे विड्रॉ कर सके। फिर आपका फाइनेंस बिल पास होता है। फाइनेंस बिल का मतलब होता है कि अगर कोई टैक्सेशन में कोई चेंजेस है, नए टैक्स लॉज ऐड हुए हैं या एग्जिस्टिंग में कुछ बदलाव हुए हैं, तो वो चीज़ें पास होना। ठीक है, तो उसके बाद जब आपका बजट इन 6 स्टेजेस से गुजर जाता है तब जाके हम मानते हैं कि बजट पास हो गया। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे बजट के साथ इंक्लूड होती है। पहला है आपका इकोनॉमिक सर्वे। तो नाम से ही पता है
प्रेजेंटेड जस्ट बिफोर द यूनियन बजट, प्रेजेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वही सेम मिनिस्ट्री, रिव्यूज द डेवलपमेंट इन इकोनॉमी ओवर द पास्ट फाइनेंशियल ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज योर बजट। इसमें आपका क्या क्या रहता है, समराइजेज एक्सपेंडिचर, रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट, एक्सपेंड और रिसीट दोनों चीजें मेंशन होती है, साथ ही ये तीन चीजें भी कवर होती है। पहला क्या है, एस्टिमेटेड स्टेटमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर का, रिवाइज स्टेटमेंट फॉर करंट ईयर का, एंड एक्चुअल स्टेटमेंट फॉर पास्ट ईयर, पिछले साल का। तो ये तीनों चीजें जो है बजट में भी प्रिपेयर की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बजट एट ग्लांस। बजट एट ग्लांस का मतलब होता है बजट का ओवरव्यू, ठीक है, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ बजट। फिर है एप्रोप्रिएशन बिल, ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे विड्रॉ करने के लिए हम लोग एप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, ये पास हो जाता है, तब जाके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमारी जो गवर्नमेंट है वो पैसे निकाल सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट कैन नॉट विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंटिल द एनैक्टमेंट ऑफ दिस बिल। फिर आपका फाइनेंस बिल, डिटेल्स ऑफ व्हेनेवर देयर इज अ चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग टैक्स लॉज इन द कंट्री इट हैज टू पास थ्रू पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस बिल, ठीक है। नाउ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 वेरियस रिपोर्ट्स लाइक, देखो ये कुछ भी नहीं है, छोटा सा एक चीज़ है, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत हम लोग ये चारों स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। एक है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। अभी इतना इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम लोग ये चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में। बाकी इस वाले पॉइंट को डिटेल में एक लेक्चर के ऊपर ही कराऊंगी मैं, ठीक है। देन है हमारे पास टाइप्स ऑफ बजट ड्यूरिंग इलेक्शन ईयर। अब इलेक्शन वाले ईयर में कौन सा बजट है जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो देखो। पहला है आपका फुल बजट। फुल बजट तो नॉर्मल बजट होता है, नॉर्मल ईयर्स में जैसे होता है, 6 जो स्टेजेस मैंने आपको ऊपर बताए थे, इन 6 स्टेजेस से होके वो बजट जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फुल बजट कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल बजट इज प्रेजेंटेड एंड पास्ड इन पार्लियामेंट, द बजट इज पास्ड फॉर कंप्लीट वन फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पूरे एक साल के लिए इस बजट को इंट्रोड्यूस करके पास किया जाता है। पूरे एक साल हम लोग इसी बजट के भरोसे काम करते हैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरिम बजट। तो इंटरिम बजट ये तब इंट्रोड्यूस किया जाता है जब आपका इलेक्शन ईयर होता है। क्या होता है, इलेक्शन ईयर होता है, और गवर्नमेंट के पास जो है टाइम नहीं होता आपका फुल बजट प्रिपेयर करने का। कब इंट्रोड्यूस होता है आपका इंटरिम बजट, जब इलेक्शन ईयर आने वाला होता है और गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं होता कि गवर्नमेंट जो है फुल बजट को इंट्रोड्यूस कर सके पार्लियामेंट में। समझ में आ गया। और जो गवर्नमेंट आपका इंटरिम बजट इंट्रोड्यूस करती है पार्लियामेंट में वो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, केयर टेकर गवर्नमेंट। तो सिंपल भाषा में ये एक टेम्परेरी बजट होता है जो गवर्नमेंट तब पेश करती है जब इलेक्शंस करीब होते हैं, और इस बजट में आपके पूरे साल के लिए नहीं बल्कि सिर्फ कुछ महीनों के लिए खर्चे और जो भी चीज़ें होती है, रेवेन्यू और रिसीट्स, ये चीज़ें मेंशन होती है, उनका हिसाब किताब होता है। जब नई गवर्नमेंट चुन के आती है तब वो अपना पूरा बजट पेश करती है, और इंटरिम बजट में कोई बड़ी पॉलिसीज या चेंजेस या नए स्कीम्स यूजुअली अनाउंस आपके नहीं होते हैं। बेसिकली ये आपका टेम्परेरी अरेंजमेंट है कि जब तक नई गवर्नमेंट अपना फुल बजट लेके नहीं आती तब तक ये जो है काम करेगा, ठीक है। इसलिए इसमें मेजर पॉलिसीज वगैरह इंक्लूडेड नहीं रहती है। तो an interim budget is presented by the government when the government does not have time to present full budget. Mostly it is because the government does not have time to present full budget because of elections, ठीक है। And the government which is presenting the interim budget is said to be caretaker government. I hope this point is clear. इसके बाद है आपका वोट ऑन अकाउंट। अब वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, जैसे कि आपका इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन सर पे है और गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है कि गवर्नमेंट फुल बजट जो है आपका इंट्रोड्यूस करे पार्लियामेंट में, और ये जो आपका इंटरिम बजट है ये भी काम चलाऊ ही है बजट। अब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, किस लिए, रोड बनानी है या कोई मेजर पॉलिसी रह गई है उसको इम्प्लीमेंट करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आपका पूरा बजट पास होने में तो अभी टाइम लगेगा, तो गवर्नमेंट वोट ऑन अकाउंट पास करती है, और इसको पास करके गवर्नमेंट को कुछ पैसा मिल जाता है जिससे वो अपना डेली काम चला सकती है। समझ में आ गया। तो ये आपको क्या है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है। किस लिए है, जैसे गवर्नमेंट को अगर सैलरी देनी है या रोड्स बनानी है, लेकिन अभी पूरा बजट तो पास नहीं हुआ है, अभी गवर्नमेंट के पास है नहीं, तो इसी वजह से इसको बनाया गया है। ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है और ये यूजुअली इंटरिम बजट के साथ ही पेश किया जाता है। समझ में आ गया। तो जब आपका इंटरिम बजट आ रहा है ना, तभी उसी टाइम में इसको भी पेश किया जाता है। तो ये सरकार के कुछ महीनों का खर्चा निकाल देता है जब तक आपका फुल बजट इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है। समझ में आ गया। It allows the government to meet its expense in short period during election. A vote on account contains only the expenditure of the government. Very important. vote on account में सिर्फ आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंस होता है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है।
नाउ एक्सपेंस कहाँ गया, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, वेयर एज द इंटरिम बजट डील्स विद द बोथ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। ये तो आपका एक तरीके से छोटा बजट ही है, कुछ टाइम का बजट है, टेम्परेरी बजट है, इसमें बस आपकी कुछ मेजर पॉलिसीज और चेंजेस इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, फिर आपकी नई गवर्नमेंट आएगी इलेक्ट होके, तो वो अपना फुल बजट प्रिपेयर करके इंट्रोड्यूस करेगी पार्लियामेंट में। समझ में आ गया? तो ये आपका दोनों चीज़ें कंटेन करता है, एक्सपेंस भी और रिसीट भी, बट ये जो है आपका सिर्फ एक्सपेंस से रिलेटेड डील करता है। समझ में आ गया? वेयर एज द इंटरिम बजट डील्स विद बोथ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर द वोट एंड अकाउंट इज पास थ्रू इंटरिम बजट एंड नॉर्मल बजट, ये वही है, उसी के थ्रू इसको पास किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द वोट ऑन अकाउंट इज पास्ड एज अ कन्वेंशन विदाउट डिस्कशन एज अपोज टू अ फुल बजट वेयर द फुल बजट इज पास्ड ओनली आफ्टर द डिस्कशन आर हेल्ड। कहने का मतलब है आपका वोट ऑन अकाउंट जो है उसको एक कन्वेंशन की तरह पास किया जाता है विदाउट एनी फॉर्मल डिटेल्स, फॉर्मल डिस्कशन एंड एवरी सिंगल थिंग, पर बजट आपका पूरा वो 6 स्टेजेस से होके गुजरता है, ठीक है। इट्स लाइक अ ग्रांट इन एडवांस टू द गवर्नमेंट टू फंक्शन प्रॉपरली अंटिल द वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। देखो, डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात मैंने आपको यहाँ भी बताई थी कि हर एक डिपार्टमेंट को ना पैसे दिए जाते हैं उनको फंक्शन करने के लिए, तो जब तक गवर्नमेंट के पास वो डिमांड फॉर ग्रांट्स नहीं रिसीव होता है गवर्नमेंट को, तब तक काम चलाने के लिए वोट ऑन अकाउंट को पास किया जाता है, ताकि वोट ऑन अकाउंट के जरिए गवर्नमेंट अपना सैलरी का या कुछ छोटे मोटे जो भी एक्सपेंसेस है ना उसको कवर कर सके, जब तक फुल बजट रिलीज नहीं किया गया है तब तक। समझ में आ गया? द वोट ऑन अकाउंट आएगा, द वोट ऑन अकाउंट इज वैलिड फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए वैलिड रहता है यूजुअली, whereas the full budget is valid for a year, और बजट तो आपका 1 साल के लिए रहता है। The sum of this grant is 1/6 of the estimated expenditure for the whole year and various demands for grants। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का जो 1 साल का खर्चा होता है ना उसका सिर्फ 1/6 है जो गवर्नमेंट मांगती है आपका वोट ऑन अकाउंट के जरिए। समझ में आ गया? तो वोट ऑन अकाउंट में गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे साल के खर्चे का 1/6 पार्ट है जो मांग सकती है। सिंपल वर्ड्स में अगर सरकार को पूरे साल के लिए मान लो 600 करोड़ चाहिए तो वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ 100 करोड़ मांग सकती है। समझ में आ गया? क्योंकि 600 करोड़ का जो 1/6 होगा आपका कितना होगा, 100 करोड़ ही तो होगा, तो 100 करोड़ ही है जो गवर्नमेंट ले सकती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को उनके काम के अकॉर्डिंग जो भी चाहिए, उनके काम के हिसाब से जो पैसे चाहिए वो आपका कितना होगा, 1/6 होगा फुल बजट के कंपैरिजन में। नाउ वोट ऑन अकाउंट और फुल बजट पे थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट से। तो ये हमको पता है सिर्फ डील करता है एक्सपेंस से, वेयर एज जो फुल बजट है उसमें आपका एक्सपेंस, रेवेन्यू सब चीज़ मेंशन रहता है। ये आपका 2 महीने के लिए वैलिड है, या आपका पूरा 12 मंथ्स के लिए वैलिड रहता है। टिपिकली पास विद मिनिमल डिबेट, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं होता है, इसमें पूरा एकदम कमिटीज़ इन्वॉल्व रहती है इसके अंदर। अवॉइड मेजर पॉलिसी चेंजेस, इसके अंदर आपके मेजर पॉलिसीज़ नहीं होते और इसमें तो सब कुछ रहता है इंक्लूड, ठीक है। तो ये था आपका पूरा बजट रिलेटेड चीज़। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगा। अब हमारे पास कुछ फंड्स हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो फंड को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला है आपका कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा है आपका कॉन्टीजेंसी फंड और तीसरा है आपका पब्लिक अकाउंट। इन तीनों ही फंड्स के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मैंने आपको जस्ट अभी बताया था क्या है। गवर्नमेंट के जितने भी रेवेन्यूज होते हैं वो इसी फंड में आते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इसी फंड से जाते हैं। बट गवर्नमेंट इस फंड से पैसा निकालने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में, और उसके लिए गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास होना पड़ता है, तब जाके गवर्नमेंट जो है इस फंड से पैसा निकाल सकती है, ठीक है। ऑल रेवेन्यूज, टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटीज एंड नॉन टैक्स लाइसेंस फ्री रिसीव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सारा आपका इसी में जाता है। ऑल लोन रेज्ड बाय इश्यूज ऑफ ट्रेजरी बिल्स, इंटरनल एक्सटर्नल लोन्स एंड ऑल मनी रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स। कहने का मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने किसी को पैसा दिया होगा, उसने पैसा रिटर्न किया होगा, तो वो रिटर्न किया हुआ पैसा, ट्रेजरी बिल्स को सेल करके जो आता है पैसा, वो इंटरनल एक्सटर्नल बोरोइंग से, इंटरनल एक्सटर्नल लोन से जो गवर्नमेंट को पैसा आया है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। कैग जो है कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में आप लोग पॉलिटी में बहुत डिटेल से पढ़ोगे इस बॉडी के बारे में, बट फिलहाल ये समझ लो एक तरीके से गवर्नमेंट के अकाउंट्स का काम संभालता है ये। तो कैग जो है वो ऑडिट करता है इस फंड को, दीज फंड्स एंड रिपोर्ट टू यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर, और अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करता है। गवर्नमेंट मीट ऑल इट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस फंड। अब बोलोगे गवर्नमेंट के ऐसे क्या एक्सपेंडिचर है, तो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स लाइंड अप रहते हैं, प्लस गवर्नमेंट को जो सैलरीज देनी होती है, पेंशन देने होते हैं, अलाउंसेस देने होते हैं, वो सारे आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जाते हैं। फिर गवर्नमेंट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस फंड। आई होप ये आपका क्लियर है। देन है हमारे पास कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये आपका इमरजेंसी फंड होता है गवर्नमेंट का। क्या होता है आपका, ये इमरजेंसी फंड होता है। तो आर्टिकल 267 का क्लॉज 1 कहता है, लेट द प्रोविजन फॉर द कॉन्टीजेंसी फंड द सेक्रेटरी ऑफ द फाइनेंस
मिनिस्ट्री होल्ड्स दिस फंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन। कौन होल्ड करता है इस फंड को, किसके बिहाफ पे, ये पता होना चाहिए। फंड इज यूज टू मीट अनएक्सपेक्टेड और अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर, जैसे कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए इमरजेंसी वाली, नेचुरल कैलामिटीज, डिजास्टर आ गया है, भूकंप आ गया है, बाढ़ आ गई है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो उस टाइम पे ये एक इमरजेंसी फंड की तरह हमारा काम करता है और हम लोग उस टाइम पे अपनी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसको हम लोग इस फंड के जरिए पूरा करते हैं। नाउ द गवर्नमेंट हैज रेज्ड द साइज ऑफ दिस फंड फ्रॉम रुपीज़ 80,000 करोड़ फ्रॉम 500 करोड़। अच्छा, गवर्नमेंट ने 500 करोड़ से इसको 80,000 करोड़ कर दिया इन द लास्ट बजट। दिस इज ऑल्सो ऑडिट बाय कैग, और ये बजट भी कौन ऑडिट करता है, कैग। तो दिस इज लाइक एन इमरजेंसी बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिस इज लाइक जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है, ठीक है। और ये वाला जो फंड है आपका, ये किसके अंडर होता है, प्रेसिडेंट के अंडर होता है और इसे फाइनेंस सेक्रेटरी हैंडल करते हैं। इसका मेन पर्पस ऐसी सिचुएशन में काम आना है जहाँ पे तुरंत हमें पैसे चाहिए, वहाँ यूज करना, बेसिकली इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो ये रेगुलर आपका डे टू डे बजट से अलग होता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ अनएक्सपेक्टेड खर्चों को मीट करने के लिए ही किया जाता है। समझ में आ गया, बेसिकली इमरजेंसी बैकअप है। इसके बाद है आपका ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो ये है क्या, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये गवर्नमेंट का वो अकाउंट है जहां वो पैसा रखती है जो उसकी अपनी रेवेन्यू गवर्नमेंट की नहीं होती है, ठीक है। गवर्नमेंट का अपना पैसा नहीं है ये, बट गवर्नमेंट ने एज अ मतलब गवर्नमेंट ने पैसा होल्ड करके रखा हुआ है अपने पास, पर एक्चुअल में गवर्नमेंट का पैसा नहीं है ये। आर्टिकल 266 का क्लॉज 2 मैंडेट करता है इस फंड को, और ये किस चीज से बना है देखो मैं आपको बताती हूँ। ये वो पैसा होता है जो गवर्नमेंट टेम्परेरीली होल्ड करती है या जो किसी और के बिहाफ पे रखा जाता है। जैसे कि अगर मेरी कुछ पॉकेट मनी है, मैंने अपने पेरेंट्स को दे दी है कि आप पैसे रखो, मुझे जब चाहिए होंगे मैं ले लूँगी आपसे। तो जब भी मेरे पेरेंट्स को लगेगा अब इसको इन पैसों की नीड है, मेरे पेरेंट्स मुझे वो पैसा दे देंगे। लेकिन जब तक वो पैसा मेरे पेरेंट्स के पास है, हो सकता है उन्होंने उसका इस्तेमाल किया हो सकता है ना किया हो, लेकिन जब मुझे चाहिए तब मुझे दे देंगे वो पैसा, ठीक है। उनको वो पैसा खर्च करने के लिए मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मुझे चाहिए होगा तो वो मुझे दे देंगे वो पैसा। समझ में आ गया। तो वही आपका पब्लिक अकाउंट है और इसमें आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा हो गया, स्मॉल सेविंग स्कीम्स का पैसा, या वो पैसा जो लोग कोर्ट में डिपॉजिट करते हैं, ये सब पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है। तो गवर्नमेंट इस पैसे को अपने रेगुलर खर्चों के लिए यूज़ नहीं करती है, ये पैसा गवर्नमेंट को वापस करना होता है जब टाइम आए। जैसे कि मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया, मेरे पास अगर 100 रुपये पॉकेट मनी है, मैंने अपनी मम्मी को दे दिया है रखने के लिए, अब उन्होंने रखा है, अब वो उनको मन आएगा वो खर्च भी कर देंगे, लेकिन जब मैं मांगूंगी मुझे दे देंगी वो पैसे। तो इस तरीके से समझ में आ गया। तो बेसिकली वो पैसा है जो गवर्नमेंट एक ट्रस्ट की तरह होल्ड करती है और इसका इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए कर सकती है जिस काम के लिए उसको रखा गया है। समझ में आ गया। तो ये गवर्नमेंट का अपना कुछ वो नहीं है, रेवेन्यू नहीं है। तो ये जिस चीज़ से बनाई मैंने आपको बता ही दिया, बैंक सेविंग्स अकाउंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, डिफेंस फंड्स, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, उसके बाद नेशनल कैलामिटी एंड कॉन्टीजेंसी फंड, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। गवर्नमेंट डज नॉट नीड परमिशन टू टेक एडवांसेस फ्रॉम दिस अकाउंट। गवर्नमेंट को देखो ये जो चीज़ें ये दो थी ना, इनसे पैसा विड्रॉ करने के लिए गवर्नमेंट नीड अप्रूवल, बट इससे निकालने के लिए गवर्नमेंट डज नॉट नीड एनी अप्रूवल। लेकिन जब गवर्नमेंट को जिस चीज़ के लिए पैसा रखा गया था वो काम करना है तो गवर्नमेंट को वो देना पड़ेगा, भले ही गवर्नमेंट ने पहले उसको यूज़ कर लिया हो, ठीक है। अब इसके बाद है आपका पीएम केयर फंड्स। पीएम केयर फंड्स, ये फंड को ना हमने कोविड के टाइम पे एस्टैब्लिश किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ताकि कोविड से जो भी लोग पीड़ित हैं ना उनकी हेल्प हो सके। और ये एक तरीके से आपका चैरिटेबल फंड है। इसमें अगर मैं चाहूँ तो मैं भी कुछ चैरिटी कर सकती हूँ और फिर वो आगे लोगों के काम आ सकता है, ठीक है। इसमें ना होता क्या है, जो एक कंपनी होती है ना हमारी, जैसे कि कोई बड़ी कंपनी है, जैसे आपकी टाटा की है या फिर आपकी इन्फोसिस है, HCL है, ये सारी जो भी कंपनीज़ है ना, इनको ना एक प्रॉफिट से ज़्यादा इनका जाता है ना परसेंटेज, तो इनको ना अपना पैसा ना सोशल वर्क में इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया 10%, तो मान लो कंपनी का प्रॉफिट 10% से ज़्यादा गया उनकी नेटवर्थ के, तो उनको वो पैसा ना गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा या पब्लिक खर्चों में इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे स्कूल्स में डोनेट करना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स में डोनेट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, ठीक है। तो जो ऑफिस, जो कंपनी अगर PM केयर फंड में ये पैसा अपना डोनेट करती है इंस्टेड ऑफ कहीं NGO में देने के या स्कूल में किसी काम करने के या फिर कोई भी सोशल वर्क ना करके, वो अगर इस फंड में पैसा डोनेट कर देती है तो वो भी CSR के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई कंपनी है, उसका प्रॉफिट थोड़ा एक्सीड हो गया तो कंपनी को ना कोई सोशल वर्क करना होता है, ये मैंडेटरी है। समझ में आ रहा है। पर अगर कंपनी वो सोशल वर्क ना करके वो पैसा जो है इस फंड में दे देती है तो वो हम मानेंगे कि कंपनी ने सोशल वर्क कर दिया है, वो क्वालिफाई हो गई है कंपनी, ठीक है। फिर
गवर्नमेंट उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगाएगी, ठीक है। और अगर जो कंपनी सोशल वर्क्स नहीं करती है फिर गवर्नमेंट उस पर पेनल्टी लगा देती है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, इसका पूरा फुल फॉर्म है ये। दिस इज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट विद पीएम एज अ चेयरमैन। इट वाज लॉन्च्ड ऑन March 2020 टू एड्रेस एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन, particularly the COVID-19 pandemic, and provide relief to affected population. Whoever contributes to this PM care funds qualifies as CSR expenditure. I hope आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर कंपनी को देना पड़ता है, नहीं दोगे तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो बस ये उसके लिए भी क्वालिफाई कर जाते हैं अगर कोई कंपनी इसमें डोनेट कर देती है तो, ठीक है। अब ये तो था नॉर्मल चीज़ें, कुछ इतना वो नहीं था, ईजी सा था। इसके बाद है अब नेक्स्ट हमारे पास बजट रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब कुछ बजट से ही एसोसिएटेड कुछ बॉडीज़ हैं। देखो पहला है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में अगर आप लोग विजन IAS की मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तो वहाँ पे सेकंड टॉपिक हम लोगों ने नीति आयोग किया था। तो ये आपके नीति आयोग है, इसको प्लानिंग कमीशन एक बॉडी एग्जिस्ट किया करती थी, उसको रिप्लेस करके हमने नीति आयोग को बनाया है। दिस बॉडी वॉज क्रिएटेड बाय रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन। दिस वॉज मेड बाय रिजोल्यूशन। हमारे यहाँ जो भी बॉडीज़ है ना वो 3 तरीके से बनती है। एक है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि जिस चीज़ का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ है, जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, वो बॉडी जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है और हमें बनानी ही पड़ेगी वो बॉडी। और वो बॉडी का जो भी फंक्शन है, जो भी पावर्स है, वो अपनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से लेती है। तो दैट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरा है हमने कोई एक्ट इंप्लीमेंट किया, जैसे ह्यूमन राइट का एक्ट कर दिया, अब उस एक्ट का पालन हो अच्छे से इसलिए हम एक बॉडी बनाते हैं, तो वो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है। तीसरा है हमारा ये जो बनी है नीति आयोग, रिजोल्यूशन पास कर दिया हमने, उससे एक बॉडी बना दी, तो ये आपकी रिजोल्यूशन पास करने से हुई है। इसी वजह से ये आपकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बॉडी का जिक्र पहले नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहते हैं। केंद्र सरकार की है ये। दिस इज एन एडवाइजरी एंड थिंक टैंक ऑफ इंडिया। एडवाइजरी बॉडी है, इसका काम है गवर्नमेंट को एडवाइस करना रिलेटेड टू ऑल द थिंग्स दैट इज गोइंग अराउंड डेवलपमेंटल थिंग्स एंड एवरी सिंगल थिंग। और इसी वजह से इसको हम लोग थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसके इनिशिएटिव्स कुछ यहाँ पर है, ये आप लोग पढ़ लेना, ये आपके पूछे गए हैं इक्का दुक्का इनमें से, और बाकी के पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन को क्यों बनाया गया था, तो आर्टिकल 280 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फाइनेंस कमीशन, दैट इज इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल 280 के तहत इसको बनाया गया है, इस वजह से ये आपकी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन एक बार आया भी था कि फाइनेंस कमीशन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ तो था स्टेटमेंट की स्टैट्यूटरी समथिंग कुछ है, पर वो आपका गलत स्टेटमेंट था, क्योंकि फाइनेंस कमीशन आपका क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका काम क्या है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन को बनाया गया था 1951-52 के अंदर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ KC नियोगी। ये भी आपको पूछा गया है, इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर और द अर्लियर एज ही शी कंसीडर्स नेसेसरी। या तो हर 5 साल बाद बना देंगे या तो 5 साल से पहले लगेगा तब इसको बना दिया जाएगा। तो इस बॉडी का काम क्या है, तो जो भी टैक्सेस कलेक्ट होती है ना, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो काम करना है फाइनेंस कमीशन का। डिसाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, जितना भी टैक्स कलेक्ट हुआ है उसका। इट ऑल्सो सेट द प्रिंसिपल फॉर ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड का मतलब क्या होता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कितना ग्रांट हमें स्टेट को देना चाहिए, इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स रूल्स होते हैं, वो आपके फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है। फिर एनी अदर मैटर रेफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंसेस, यानी कि कोई और भी अगर फाइनेंस रिलेटेड मैटर है तो हमारे प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो फाइनेंस कमीशन को वो मैटर सॉल्व करने के लिए भेज सकते हैं, ठीक है, डिस्कस करने के लिए। अब है हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ योर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। किस तरीके से जो बजट का स्ट्रक्चर है वो होता है। पहला है आपका बजट रिसीट, इसमें आपका सारा रेवेन्यू जो आता है गवर्नमेंट का वो रहता है, और दूसरा है बजट एक्सपेंडिचर, इसमें हमारा जितना भी एक्सपेंस होता है वो इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। अब ये फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, आपका रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, और ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड जो कि है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, ये जो आपका रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, ये डे टू डे लाइफ के जो भी हमारे खर्चे होते हैं, डे टू डे लाइफ में जो भी हमें पैसे मिलते हैं, वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और इन पैसों से ना कोई भी किसी भी तरीके का एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होता है।
दूसरा है कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपके लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म में जो आपकी इनकम आने वाली है या लॉन्ग टर्म के जो खर्चे होते हैं वो, ये आपका एसेट और लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी एक बात को, गवर्नमेंट जो है आपसे टैक्स लेती है, उस टैक्स को जो है आप मान लो वो रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है, क्योंकि वो टैक्स आपसे मंथली बेसिस पे लिया जाता है, ठीक है, तो वो डे टू डे ट्रांजेक्शन का पार्ट हो गया। अब उस टैक्स से ना गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी देती है, तो ना ही उस पैसे ने गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का एसेट क्रिएट करके दिया, ना ही वो गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी तरीके की लाइबिलिटी है। समझ में आ गया? तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, रेवेन्यू रिसीट का एग्जाम्पल हो गया। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूँ तो ये जैसे गवर्नमेंट ने टीचर्स की सैलरी पे की है, ठीक है, ये खर्चा टीचर्स के काम के लिए है, तो इससे गवर्नमेंट को कोई बिल्डिंग या कोई मशीनरी या फिर किसी भी तरीके का कोई पैसा किसी से उधार लिया हुआ चुकाना नहीं है, तो ये आपके डेली ऑपरेशन का खर्चा है। समझ में आया? तो इसने भी किसी भी तरीके से ना एसेट बनाया है ना ही लाइबिलिटी खत्म की है, ठीक है। इसके बाद है हमारा कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल रिसीट मान लो गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है और ये पैसा गवर्नमेंट को मिला है, लेकिन इससे गवर्नमेंट को लोन चुकाना है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर एक लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट को वापस करना है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका कैपिटल रिसीट का पार्ट हो गया, और क्योंकि लॉन्ग टर्म में चुकाना है तो फिर इसीलिए। दूसरा है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट ने नया हॉस्पिटल बनाया है, इससे गवर्नमेंट को एक वैल्यूएबल एसेट मिला है और गवर्नमेंट ने अपना पुराना लोन चुका दिया है, तो इससे गवर्नमेंट की एक लाइबिलिटी क्या है वो कम हो गई है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स थे, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के। अभी ऑल्दो इनको और डिटेल में पढ़ना है हमको। तो अगर मैं आपको बात करूँ रेवेन्यू रिसीट की, तो रेवेन्यू रिसीट यानी कि हमें यानी कि गवर्नमेंट को डे टू डे लाइफ में जो भी इनकम जनरेट होती है दैट इज योर रेवेन्यू रिसीट। तो ये भी आपके फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक है टैक्स और दूसरा है नॉन टैक्स। ऑल्दो जब हमारा बजट खत्म हो जाएगा तब हमें इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, पूरा एक चैप्टर, टैक्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कलेक्ट होते हैं वगैरह वगैरह। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू रिसीट जो है ये हमारे पास दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, यानी कि दो तरीकों से गवर्नमेंट को जो है पैसा मिलता है। पहला है टैक्स यानी कि टैक्स रेवेन्यू, तो ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट को लोग देते हैं या कोई बिजनेस देता है और गवर्नमेंट इसको लीगली कलेक्ट करता है, राइट, हमारी इनकम का कुछ परसेंटेज जो हम एज अ टैक्स भरते हैं। समझ में आ गया? इसमें आपकी फर्दर दो कैटेगरीज है, एक है डायरेक्ट टैक्स यानी कि सीधा टैक्स, ये वो टैक्स है जो डायरेक्टली किसी मतलब कोई इनकम है आपकी उसी में से आप पे करते हो गवर्नमेंट को, दैट इज योर डायरेक्ट टैक्स। और जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, इनकम टैक्स हो गया, आपकी सैलरी या आपके बिजनेस में जो प्रॉफिट लगा है उसमें आपको जो टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। दूसरा हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनीज अपने प्रॉफिट पर जो टैक्स देती हैं, सीधा कंपनी देती है ये टैक्स, तो इसीलिए आपका डायरेक्ट टैक्स के अंदर आ गया वो। अब मैं बात करूँ अगर इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि घूम फिरा के आपको टैक्स देना ही है एक तरीके से। तो ये वो टैक्स है जो आप सीधा गवर्नमेंट को नहीं देते हो बल्कि किसी और के थ्रू देते हो। किसके थ्रू देते हो? किसी और के थ्रू। इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, वो है जीएसटी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नॉन टैक्स, तो ये चीज़ है गवर्नमेंट की डे टू डे बेसिस पे गवर्नमेंट को मिलती है, राइट। इसके बाद है हमारे पास नॉन टैक्स की अगर मैं बात करूं, यानी कि टैक्स के अलावा भी कुछ इनकम होंगी, तो ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट को टैक्स से नहीं मिलता बल्कि दूसरे अदर रिसोर्सेज से मिलता है, जैसे सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट कुछ चीज़ें या सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उसके लिए फीस चार्ज करती है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे टिकट्स हो गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बिल्स हो गए आपके, या फिर पोस्ट ऑफिस की अगर कोई सर्विसेज अगर आप ले रहे हो तो वो किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा आपका डिविडेंड एंड प्रॉफिट, तो गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में पैसा लगाया है तो उससे जो प्रॉफिट मिलता है गवर्नमेंट को दैट इज योर डिविडेंड कहलाता है वो, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं जैसे आपकी BHEL हो गई, ONGC हो गई, तो इनमें जो प्रॉफिट गवर्नमेंट को मिलता है दैट इज योर डिविडेंड, ठीक है। फिर आपका इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है उस पर जो ब्याज गवर्नमेंट को मिला है ना इंटरेस्ट, वो आपका किसका पार्ट है? रेवेन्यू रिसीट का। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद है ग्रांट्स रिसीव्ड, दूसरे कंट्रीज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो पैसा मिलता है ना वो ग्रांट्स कहलाता है, गवर्नमेंट को जो ग्रांट मिला है, तो दैट इज योर, जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ आपको, डिजास्टर रिलीफ के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा मिला है गवर्नमेंट को दैट इज योर रेवेन्यू रिसीट। समझ में आ गया? इसके बाद बात करते हैं कैपिटल रिसीट की। तो कैपिटल रिसीट का मतलब क्या हो गया आपका? कैपिटल रिसीट ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट को रेगुलर इनकम से अलग और बड़े रिसोर्सेज से मिलता है। तो इसके भी दो टाइप है, डेट एंड नॉन डेट। अब डेट का मतलब क्या हो गया? तो ये वो पैसा होगा जो गवर्नमेंट को उधार लेने से मिलता है।
इससे गवर्नमेंट पर कर्ज बढ़ता है और इसके भी दो टाइप्स हैं फर्दर, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट अपने देश के लोगों को, बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लेती है। इन लोगों से अगर गवर्नमेंट उधार लेती है दैट इज़ इंटरनल। और एक्सटर्नल की बात करूँ, अगर जो पैसा गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज़ या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उधार लेगी तो वो आपका एक्सटर्नल में आ जाएगा। अब इसके बाद अगर नॉन डेट की अगर बात करूँ मैं, लोन रिकवर्ड। लोन रिकवर्ड का मतलब क्या है? ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट ने पहले किसी को लोन दिया था और अब वो लोन वापस मिल रहा है, ठीक है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से लोन वापस आना। इसके बाद आपका डिसइन्वेस्टमेंट, तो ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट को अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर्स बेचकर मिलता है। तो सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेच दिया है, तो उससे जो प्रॉफिट आया, पैसा आया गवर्नमेंट को, दैट इज योर कैपिटल रिसीट। तीसरा है प्रिंसिपल अमाउंट, किसी को उधार दिया था, उसने पैसे वापस किए हैं। अब एक चीज़ देखना, वो प्रिंसिपल अमाउंट आपका कैपिटल रिसीट का पार्ट है, लेकिन जिसने उधार लिया उसने कुछ इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट से उधार लिया होगा, और जो इंटरेस्ट उसने पे किया है ना वो आपका रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आप जो पैसा प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न किया है वो किसका पार्ट है? कैपिटल रिसीट का पार्ट है। इसके बाद आ जाओ, इन दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये क्या है? इनकम जनरेटेड फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और ये क्या है? इट इज़ द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो, जैसे रोड पे अगर टोल कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, टैक्स ले रही है आपसे, तो वो गवर्नमेंट की बिजनेस एक्टिविटीज़ से पैसा जो गवर्नमेंट को आ रहा है। और यहाँ पे जो लोन देने लेने से जो भी पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है वो आ रहा है। रिकरिंग यानी कि ये आपकी डे टू डे, मंथली, इस बेसिस पे होती है। नॉन रिकरिंग वंस इन अ वाइल है काम, फिर वो काम खत्म, फिर हो सकता है दोबारा किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना या देना पड़ जाए। इसके बाद है शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, और ये शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड। इसको लाइबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है और इसको प्रॉफिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस साइड पे दिखाया जाता है। फिर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, रॉयल्टी एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और ये क्या है? लोन्स टुक द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम एक्सपेंडिचर वाला साइड, ये वाला जो साइड था ये वाला, इसमें तो आपको मैंने बताया ये डे टू डे लाइफ में जो खर्चे हैं और ये वंस इन अ वाइल जो खर्चे हैं, देखते हैं ये रहा। तो अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो ये भी आपका क्या नहीं करता है? एसेट क्रिएट नहीं करता है, किसी भी तरीके की लाइबिलिटी नहीं आती है इससे। तो वो कौन है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नीदर क्रिएट्स एसेट नॉर रिड्यूसेस लाइबिलिटीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स एसेट और रिड्यूसेस लाइबिलिटीज। ये आपके एसेट भी क्रिएट करते हैं और लाइबिलिटीज पे भी ये निर्भर करते हैं, ठीक है। अब लाइबिलिटीज भी इन पर निर्भर करता है। अब अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल की, तो पहला क्या है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो इसमें आ जाता है। पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड पेंशंस, वेरी क्लियर। ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, यानी कि गवर्नमेंट जो पैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या लोगों को देती है वो इसमें आ जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, फार्मर्स को सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, या किसी स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। फिर एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज की अगर बात करूं, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल और दूसरी सोशल सर्विसेज पर जो भी खर्चा करती है गवर्नमेंट वो इसमें आ जाता है, ठीक है। फिर हमारा डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर जो खर्चा होता है वो आपका इसमें आ जाता है, ठीक है। इसमें आपकी सोल्जर्स की जो सैलरीज होती हैं, वेपन्स खरीदना, मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करना, वो सारा ही खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड में आ जाता है। फिर इधर आ जाओ, आपका क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या करता है? एसेट क्रिएट करता है और रिड्यूस करता है लाइबिलिटीज को भी। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स। अब एक बार रोड बन गई है, अब हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद वो रोड बने, ठीक है। ये डे टू डे लाइफ का काम नहीं है, बट यहाँ सैलरी आप दे रहे हो, सैलरी आपको हर महीने देनी पड़ेगी, राइट। इसके बाद क्या? परचेज ऑफ लैंड अगर गवर्नमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट एंड शेयर, लोन्स टू स्टेट्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। तो इन एक्टिविटीज़ में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ चुका है और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने एक एक जो एग्जाम्पल आपको बताया है ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ डेफिसिट इन बजट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का मतलब होता है या तो घाटा होना एक तरीके से, या तो कम पड़ जाना। जैसे कि मेरा एम था इस महीने का 100 रुपीज़ कमाना, ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ 80 कमाए, तो ये 20 का क्या हो गया? मेरे को डेफिसिट हो गया। या फिर और अच्छे से बताऊं, जैसे मान लो मुझे ना घर में 10 किलो आलू चाहिए, ठीक है, तो 10 kg पटेटो की नीड है मुझे, मान लो भंडारा करना है या फिर लोगों को खिलाना है, कुछ भी मान लो, ठीक है, तो 10 किलो आलू चाहिए मुझे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं मार्केट गई मुझे सिर्फ 7 kg ही आलू मिला, लेकिन नीड तो 10 kg की थी ना, वो भी तो फुलफिल करनी है, तो यहाँ पे 3
3 kg का क्या हो गया है, मेरे को डेफिसिट हो गया है। तो ये 3 kg के लिए या तो मैं दूसरे मार्केट जाऊंगी, समझ में आ गया, या तो किसी से मांगूंगी, रिसोर्स करूंगी, इस तरीके से इस डेफिसिट को भी पूरा करूंगी मैं, समझ में आ गया। तो डेफिसिट का मतलब होता है कम पड़ जाना या घाटा हो जाना, तो उस चीज़ को भी हमें कर्जा लेके या जैसे तैसे पूरा करना होता है, ठीक है। तो अब ये डेफिसिट भी आपके 3 तरीके के होते हैं, पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है आपका, ये तब होता है जब गवर्नमेंट का रोज का खर्चा यानी कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसके रोज की कमाई यानी कि रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा हो जाए। क्या बोल दिया मैंने अभी आपको, यहाँ पे देखो, आपका रेवेन्यू डेफिसिट कब होता है, जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसके रोज़ की कमाई विच इज़ योर रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा हो जाए, दिस इज़ मोर देन दिस, तो उस केस में क्या कहलाएगा, आपका रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड कहाँ गए, हाँ, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, सरकार अपने नॉर्मल कामकाज के लिए जितना कमा रही है उससे ज़्यादा खर्चा कर रही है, समझ में आ गया। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास सेकंड इज फिस्कल डेफिसिट, तो ये गवर्नमेंट का टोटल खर्चा और उसकी टोटल कमाई जो भी उधार होगा ना उस चीज़ को छोड़ के उसका डिफरेंस होता है ये, ठीक है। बेसिकली सरकार को टोटल कितना उधार लेना पड़ेगा अपने टोटल खर्चे को पूरा करने के लिए इज़ योर फिस्कल डेफिसिट। सॉरी, क्या बोला मैंने, फिस्कल डेफिसिट क्या कहलाता है आपका, गवर्नमेंट को कितना उधार लेना पड़ेगा अपने टोटल एक्सपेंस को पूरा करने के लिए, दैट इज़ योर फिस्कल डेफिसिट। कैसे निकालते हैं इसको हम लोग, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है। थर्ड है आपका प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या कहलाता है आपका, ये फिस्कल डेफिसिट में से सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट को हटा के कैलकुलेट किया जाता है। इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने पुराने उधार पे इंटरेस्ट देने के अलावा कितना नया उधार लिया है, ठीक है। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपका फिस्कल डेफिसिट आएगा इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर दो, समझ में आ गया। इन शॉर्ट, रेवेन्यू डेफिसिट नॉर्मल रोज के खर्चों का घाटा, फिस्कल डेफिसिट टोटल उधार और प्राइमरी डेफिसिट सिर्फ नए उधार का घाटा बताता है। क्लियर है ये चीज़, तो ये हमारा था डेफिसिट पूरा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट का मतलब क्या बताया मैंने आपको, डेफिसिट का मतलब मैंने बताया था कि गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, जितना पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, जितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है उससे कहीं ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, राइट। तो बेसिकली सरकार की जेब में जितना पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि सरकार ये एक्स्ट्रा खर्चा जो है ये कैसे पूरा करेगी, ठीक है। तो यहाँ डेफिसिट फाइनेंसिंग काम आता है। इसके दो मेन तरीके, पहला क्या है, प्रिंटिंग एडिशनल करेंसी, यानी कि गवर्नमेंट जो है सेंट्रल बैंक को बोलती है कि आप नए नोट छापो, इससे गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, लेकिन इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है इसको दूर करने का, बोरोइंग। बोरोइंग यानी कि गवर्नमेंट लोगों से, बैंक से या फॉरेन कंट्री से उधार लेती है, ये उधार बॉन्ड्स बेचकर या लोन्स देकर कि मतलब किसी भी तरीके से लिया जा सकता है। और दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू ओवरकम द डेफिसिट सिचुएशन। जब भी हमारे पास डेफिसिट वाली कंडीशन आ जाती है तो गवर्नमेंट मोस्टली इसी तरीके से उसकी भरपाई करती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा खर्चा पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है, दैट इज योर डेफिसिट फाइनेंसिंग। और क्या है दो मेजर स्टेप्स, एक है करेंसी एक्स्ट्रा प्रिंट कर देना, एक है बोरोइंग विच इज़ मोस्ट प्रेफरेबल। तो बोरोइंग इज द मोस्ट प्रेफरेबल, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ योर फिस्कल पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिस्कल पॉलिसी। तो ध्यान से सुनना है मेरी बात। जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे थे तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने डिफरेंट टूल्स यूज़ किए थे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के घटा के, रिजर्व को बढ़ा के घटा के, और भी XYZ चीज़ें करके हम लोगों ने क्वांटिटेटिव टूल, क्वालिटेटिव टूल, इन सब का इस्तेमाल करके हम लोगों ने मनी सप्लाई को कंट्रोल किया था ताकि हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके मार्केट में, राइट। बट फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स, ये दो टर्म याद रखना, स्पेंडिंग्स एंड टैक्सेस, इसको बढ़ाती है और घटाती है ताकि इकोनॉमी को ग्रो कर सके। समझ में आ गया। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब क्या है, गवर्नमेंट अपने खर्चे, जैसे कि मैं अभी समझाऊंगी, और टैक्सेस बढ़ा के घटा के कैसे भी करके, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से गवर्नमेंट इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करती है। समझ में आ गया। अब क्या है ध्यान से समझो। तो मैंने आपको बताया फिस्कल पॉलिसी में दो तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व है, एक है आपका गवर्नमेंट का खर्चा जो भी गवर्नमेंट खर्च कर रही है, और दूसरा है आपका टैक्सेस। समझ में आ गया। तो अब इसको ध्यान से समझना, मैं क्या बता रही हूँ आपको। मान लो गवर्नमेंट ना रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल और डिफेंस जैसी चीज़ों पे क्या कर सकती है, अपना खर्चा कर सकती है। जब इकोनॉमी स्लो हो जाती है तो गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा सकती है अपना, ताकि लोगों के पास
काम हो और पैसा आए। समझ में आ गया? मान लो हमारे पास इकोनॉमी अभी स्लो है, लोगों के पास रोजगार नहीं है काम करने का, तो गवर्नमेंट हो सकती है अपना खर्चा बढ़ा दे, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन का कोई काम स्टार्ट कर दे, स्कूल्स बनाने लग जाए, बिल्डिंग्स बनाने लग जाए, मेट्रोज बनाने लग जाए, तो उसमें क्या होगा, लेबर्स की ज़रूरत होगी। फिर वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, जॉब अपॉर्चुनिटी दी है उन लोगों को जिनके पास रोजगार बिल्कुल भी नहीं था। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपना खर्चा बढ़ाया ताकि इकोनॉमी को क्या कर सके, ग्रो कर सके। समझ में आया? जिन लोगों के पास काम नहीं है उन लोगों को काम मिल सके। समझ में आ गया? अब इससे क्या होगा, इससे डिमांड बढ़ेगा, इकोनॉमी तेजी से चलेगी। और दूसरा है टैक्स। मान लो गवर्नमेंट लोगों पे और बिजनेसेस से टैक्स लेती है, तो जब इकोनॉमी बहुत तेजी से चल रही होती है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा सकती है, इससे लोगों के पास कम पैसा बचता है, डिमांड कम होती है और इन्फ्लेशन क्या होता है, कंट्रोल में आ जाता है। तो ये आपके दो तरीके थे, एक था गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और दूसरा है आपका टैक्स। ये दोनों चीज़ें याद रखना है। बस इन्हीं दोनों को कंट्रोल करके गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से हमारी इकोनॉमी को ग्रो कराने में हेल्प करती है। समझ में आ गया? तो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमी को स्मूथ रखने के लिए एक टूल है। जब इकोनॉमी डाउन होती है तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है, टैक्स कम हो जाता है, और जब इकोनॉमी ओवर हीट हो रही होती है तो खर्चा कम हो जाता है और टैक्स बढ़ जाता है। क्लियर है ये चीज़? वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसको ध्यान से देखते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के खर्चों से रिलेटेड है, गवर्नमेंट के टैक्सेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड है। सरकार कहाँ पैसा खर्च करती है, कहाँ से पैसा लेती है, ये सब आपका फिस्कल पॉलिसी में आता है। फिस्कल पॉलिसी इज द मीन्स बाय विच गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल्स एंड टैक्स रेट्स टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस नेशंस इकोनॉमी। फिस्कल पॉलिसी वो तरीका है जिससे गवर्नमेंट अपने खर्चे और टैक्स रेट्स को बदल कर देश की इकोनॉमी को कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करती है। मतलब जब गवर्नमेंट अपने खर्चों और टैक्स के थ्रू इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में लेके जा रही है, किसके थ्रू, स्पेंडिंग के थ्रू और टैक्सेस के थ्रू, तो हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैंडल करती है, इंटरेस्ट रेट हो गया आपका, मनी सप्लाई हो गया, वगैरह वगैरह, और फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करके ही हम लोग इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं, मतलब दोनों को साथ में ही मैनेज करके हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, फिर है फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशंस टू डायरेक्ट द कंट्रीज इकोनॉमिक गोल्स। वेरी इजी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी आर इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबलाइजेशन ऑफ बिजनेस साइकिल, मेंटेन हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये 3 पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आपका, गवर्नमेंट का काम ऑब्जेक्टिव क्या है फिस्कल पॉलिसी को लेके, तो मेन है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमी ग्रो करे, बिजनेस साइकिल स्टेबल रहे और इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। ऐसा ना हो पहले बहुत महंगाई आ गई फिर महंगाई चली गई, महंगाई आ गई महंगाई चली गई, ऐसा 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 नहीं बना होना चाहिए। समझ में आ गया? वो ग्रो करना चाहिए, हल्का सा आ गया ठीक है, ग्रो 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 हल्का ठीक है, बट ऐसे 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 नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये चीज़? दूसरा क्या है, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले और अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। इन्फ्लेशन कंट्रोल, यानी कि गवर्नमेंट का एम है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, ताकि क्या हो सके, लोग अपनी चीज़ों को अफोर्ड भी कर सके, साथ ही हमारी इकोनॉमी भी ग्रो हो सके। अब इसके बाद हमारे पास ना 2 तरीके की फिस्कल पॉलिसी होती है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था ये चीज़। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जैसे हमारा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी टूल था और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी टूल था, अगर आपको याद हो, डियर मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंस का मतलब, एक्सपेंशनरी का मतलब क्या हो गया, बढ़ा देना जब मुझे बढ़ाना है, और कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना जब मुझे एकदम अपने पास बुलानी है चीज़ें। समझ में आ गया? तो इसमें क्या होती है, इसमें ना एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है, स्पेंडिंग बढ़ाती है और टैक्स कम करती है। क्या बोला मैंने, गवर्नमेंट ने खर्चा बढ़ाया, टैक्स को कम कर दिया। ऐसा क्यों किया होगा गवर्नमेंट ने, बताना मुझे। ऑब्वियसली इकोनॉमी में क्या हो गया है बताना, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन को लाना है। समझ में आ गया? अनएम्प्लॉयमेंट छाई हुई है, इस वजह से गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ रही है और टैक्स रेट को कम करना पड़ रहा है। समझ में आ गया? तो इससे अब होता क्या है, ओवरऑल इकोनॉमी की डिमांड बढ़ती है। और चलो देखते हैं आगे। इन दिस केस गवर्नमेंट इंक्रीजेज स्पेंडिंग एंड रिड्यूसेज टैक्स लेवल्स टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, डिमांड को बढ़ाने के लिए। साथ ही इसका एग्जाम्पल देखने से पहले ये देख लें। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि गवर्नमेंट
अपना इसका जस्ट ऑपोजिट खर्चा कम करेगी, टैक्स बढ़ा देगी। किस लिए किया जाएगा? जब हमारा इन्फ्लेशन एकदम पीक पे होगा। समझ में आ गया? तो इस चलते इसको कम करने के लिए ये काम किया जाएगा। गवर्नमेंट रिड्यूसेस स्पेंडिंग एंड इंक्रीज टैक्स लेवल टू सक द मनी आउट ऑफ द इकोनॉमी, पैसा इकोनॉमी से निकालने के लिए, एंड हेंस रिड्यूसेस द एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इसके बाद अब इनके एग्जाम्पल्स देखो। तो सपोज एन इकोनॉमी हैज स्लो डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स आर अप, कंज्यूमर स्पेंडिंग इज डाउन एंड बिजनेसेस आर नॉट मेकिंग सब्सटैंशियल प्रोग्रेस। कहने का मतलब क्या है? अगर इकोनॉमी स्लो हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है आपका, लोग कम खर्चा कर रहे हैं और बिजनेसेस ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, तो सरकार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज़ करेगी। सरकार रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल बनाने पे ज़्यादा पैसा खर्च करेगी या टैक्स कम करेगी ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचे और वो खर्च करें। ठीक है, next, for example, when the inflation in the economy is high, the economy may need a slowdown. Such a situation, the government can use the, यहाँ पे ना full stop आएगा, such a situation, government fiscal policy to decrease public spending and increase taxes to suck money out of the economy to decrease the supply। कहने का मतलब क्या है? अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बढ़ रही है महंगाई बहुत ज़्यादा, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करेगी, अपने खर्चे कम करेगी, टैक्स बढ़ा देगी। इससे लोगों के पास जो पैसा है और बिजनेस के पास जो पैसा है वो पैसा कम बचेगा, वो कम खर्च करेंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका फिस्कल पॉलिसी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम क्वेश्चन तो आराम से ऐसे हो जाएंगे एकदम, अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो। ठीक है, नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ योर डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो ध्यान से समझना मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। अच्छा, एक चीज़ इसको बताने से पहले ये समझ में आया, ध्यान से एक बार और मैं वो करा दूँ रिवाइज। देखो, अगर फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है? अगर महंगाई आ रही है तो गवर्नमेंट दो तरीक़ों से, यानी कि एक तो अपना खर्चा और अपने टैक्सेस, इन दोनों से ही महंगाई को कम करेगी या बढ़ाएगी। ठीक है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग लाएगी। स्पेंडिंग का मतलब क्या है? गवर्नमेंट खर्चा करेगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, मेट्रोज बनाएगी, जिससे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आए, कामकाज कुछ तो आए। समझ में आ गया? या फिर अगर ये सब कंस्ट्रक्शन वाला काम नहीं कर रहा है गवर्नमेंट, तो अपना खर्चा करेगी, सब्सिडीज देना प्रोवाइड करेगी फार्मर्स को। समझ में आ गया? या जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उन लोगों को, जिससे उनके पास पैसा आए। टैक्स कम करेगी गवर्नमेंट। समझ में आ गया? और इसका जस्ट ऑपोजिट, जब इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट को निकालना है मार्केट से, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ गई है, तो इसका जस्ट उल्टा करेगी, टैक्स बढ़ा देगी, अपने स्पेंडिंग्स को बिल्कुल रिड्यूस कर देगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये था आपका फिस्कल पॉलिसी। या मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंस देखो। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? कैन बी डिफाइंड एज अ कंट्रोलिंग सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी बाय वेरिंग इंटरेस्ट रेट। इससे हम लोग मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, इंटरेस्ट रेट, रिजर्व रेट्स, इन लोगों को मैनेज करके। फिस्कल पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस। कहने का मतलब क्या है? ये जो फिस्कल पॉलिसी है ना, ये गवर्नमेंट के खर्चों का नतीजा है, गवर्नमेंट के टैक्सेस का नतीजा है। वेरएज ये क्या है? इसमें तो हम डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे हम लोग पैसा कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम गवर्नमेंट किस तरीके से पैसा खर्च करेगी उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। Next, it is about infusing and removing money in the economy. It is about the government spends and taxes involved. ये गवर्नमेंट मार्केट में जो आरबीआई है वो कितना पैसा डाल रही है और कितना निकाल रही है उस चीज़ से डील करता है, और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये गवर्नमेंट के स्पेंड एंड टैक्सेस से रिलेटेड बात करता है। इट सेट्स एंड इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट। ये क्या करती है? इंटरेस्ट रेट सेट करती है, उसको इन्फ्लुएंस करती है। इट सेट एंड एडजस्ट टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रिलेटेड डील करता है। टैक्स को बढ़ाना घटाना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना घटाना, वो फिस्कल पॉलिसी का काम है। एप्रिसिएशन कॉज्ड बाय हायर इंटरेस्ट रेट। फिस्कल पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट। कहने का मतलब क्या है? देखो, फिस्कल पॉलिसी का काम सिर्फ और सिर्फ टैक्स रेट और स्पेंडिंग से है। इन दोनों के अलावा किसी भी तीसरी चीज़ से फिस्कल पॉलिसी को कोई असर नहीं पड़ेगा। वेरएस यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है घटता है, क्या असर पड़ता है इस चीज़ का? हमारी करेंसी की वैल्यू घटती है बढ़ती है, इन सब चीज़ों का असर किससे पड़ेगा? इन पे पड़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी पे। ठीक है, Next, when monetary policy is in place, it impacts the cost of borrowing and mortgages. When fiscal policy is in place, it has impacts on budget deficit. Fiscal policy का impact जो है आपके बजट डेफिसिट पे पड़ता है, ऑब्वियसली, क्योंकि बजट में हम लोग गवर्नमेंट के एक्सपेंस को भी काउंट करते हैं, राइट। पर मॉनेटरी पॉलिसी का ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। उसका बोरोइंग वगैरह पे पड़ेगा, पर इस पे नहीं पड़ेगा। द डिग्री ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी सेट बाय इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक। फिस्कल पॉलिसी हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या आरबीआई करती है, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। फिस्कल पॉलिसी जो है ये सारा किस चीज़ से रिलेटेड डील करता है, मुझे बताओ एक बार दोबारा। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के टैक्स रेट, इन सब चीज़ों से डील करता है। कौन? हमारा फिस्कल पॉलिसी। और ये भी कौन हैंडल करता है? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डायरेक्टली वो हैंडल करता है, ठीक है। वेयर एज अगर मैं बात करूँ आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की, तो आरबीआई है जो है, तो गवर्नमेंट का ही काम करती है आरबीआई कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। लेकिन अगर आपको याद हो, आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच एक चीज़ साइन हुई थी, उस चीज़ का नाम मेरे को बताना है, जिसके तहत एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का काम है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। समझ में आ गया? आई होप आपको उस कमेटी का नाम याद होगा। तो वो उस कमेटी के थ्रू गवर्नमेंट ने तो वो इम्पैक्ट साइन कर लिया है आरबीआई के साथ। समझ में आ गया? अब वो आरबीआई डील कर रहा है इन्फ्लेशन से, बट यहाँ पे गवर्नमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये बहुत छोटा सा है, इससे मैंने कोई क्वेश्चन वैसे देखा नहीं है, बट स्टिल ये थोड़ा सा पार्ट है सिलेबस का, तो पढ़ लेते हैं क्या है ये, ठीक है। As per the FRBM Act 2003, the Indian Parliament set a target for the government to establish finance discipline, improve the administration of public finances, strengthen fiscal prudence and reduce the country's fiscal deficit। समझ में आ गया? तो बेसिकली ये एक लॉ है जो 2003 में इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया था। इस लॉ का मेन एम ये है कि गवर्नमेंट अपने खर्चों और इनकम को सही तरीके से मैनेज करे। इस लॉ के थ्रू पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कुछ टारगेट्स देता है, मतलब कुछ रूल्स बना के देता है, जैसे कि सरकार मतलब इसके तहत जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को कुछ टारगेट्स देता है, मतलब कुछ रूल्स बनाता है, ताकि गवर्नमेंट फाइनेंशियली डिसिप्लिन मेंटेन करे, मतलब फालतू खर्चा ना करे, पब्लिक फाइनेंसेस यानी कि सरकारी पैसा जो है उसको सही तरीके से मैनेज करे, और आपका फिस्कल प्रूडेंस का मतलब हो गया समझदारी से खर्च करे गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, देश का फिस्कल डेफिसिट क्या हो? कम हो। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? सरकार के खर्चे उसकी इनकम से ज़्यादा है। सिंपल वर्ड्स में, गवर्नमेंट जितना कम उधार लेगी उतना ही अच्छा रहेगा। और एफआरबीएम एक्ट सरकार को ये कहता है कि वो अपना उधार कम करे। वही बात है, फिस्कल डेफिसिट को कम करे। इस चीज़ की जो गाइडेंस है गवर्नमेंट को कौन देता है? पार्लियामेंट देता है, थ्रू योर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। समझ में आ गया? सो दिस वॉज मच ईजियर। दिस वॉज द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर। तो आज का जो ये सेशन है ना, ये यहीं तक रखते हैं। इसके बाद का टॉपिक है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, टैक्सेशन। और ऑलमोस्ट हम लोग अब इसको कवर करने ही वाले हैं। ये हमारा 9th हो गया, मेरा 15th या 16th तक मन है इकोनॉमी पूरा कंप्लीट करवा देने का, तो ऑलमोस्ट होने ही वाला है इकोनॉमी। अब आप में से ना मुझे किसी का डाउट रिसीव हुआ था, तरुण सिंह का। उन्होंने पूछा था कि आरबीआई जो सीआरआर अमाउंट अपने पास रखता है ना, आरबीआई उस अमाउंट का क्या करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सीआरआर क्या है हमको पता है, कैश रिजर्व रेशियो, जो हर बैंक को अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज, टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आरबीआई को रखना पड़ता है, आरबीआई के पास देना पड़ता है। अब आरबीआई क्या करता है, देखो ये समझने से पहले एक चीज़ समझो, जो इन्वेस्टमेंट बैंक के पास होता है पैसा, बैंक उस पैसे का क्या कर सकता है, राइट। बैंक उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। यहाँ मैं आरबीआई की बात नहीं कर रही, इन जनरल बैंक के पास जो डिपॉजिट होता है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसका बैंक क्या करते हैं, या तो कहीं इन्वेस्ट कर दो उसको, या तो लोन दे दो। बेसिकली बैंक का एम ये रहता है, जो मनी उनके पास आया है ना, उसी मनी से वो और मनी कैसे जनरेट कर सकते हैं, राइट। मैंने आपको क्रेडिट मनी का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। नाउ द थिंग इज, जो अमाउंट आरबीआई के पास रहता है ना, सीआरआर, आरबीआई उसका डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकती है। समझ में आ रहा है ना? उसको आरबीआई इन्वेस्ट कर सकती है उस पैसे को कहीं, जो भी सीआरआर अमाउंट आरबीआई के पास है, ना ही उसको आरबीआई किसी को लोन दे सकती है, ठीक है। तो उस पैसे का इस्तेमाल आरबीआई नहीं कर सकती है, वो पैसा एज अ रिजर्व आरबीआई के पास सिर्फ रखा रहता है। समझ में आ गया? और एक चीज़, अब जैसे आपको पता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर को हम लोग टाइम टू टाइम बढ़ाते घटाते हैं, बट सीआरआर के साथ साथ एक आपने बॉन्ड ऑपरेशन सुना होगा, राइट। तो आरबीआई ना जब मार्केट में इन्फ्लेशन आपका काफ़ी ज़्यादा आ गया है, उस केस में आरबीआई को क्या करना होता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है यानी कि आपका मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो मनी को मार्केट से बाहर निकालना है, राइट। तो इस केस में आरबीआई अपने जो बॉन्ड्स हैं वो बेचती है, मार्केट में लेके आती है और पैसा अपने पास रखती है, ठीक है। अब इसका उल्टा सिनेरियो क्या होता है, जब इन्फ्लेशन कम है, मनी सप्लाई बढ़ाना है, तो उस केस में बॉन्ड को खरीदती है आरबीआई। याद पता है ना ये चीज़ आपको? तो वो जो बॉन्ड खरीद रही है ना आरबीआई, वहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो का
अमाउंट आरबीआई यूज़ कर सकती है, क्योंकि आरबीआई यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रही है इस पैसे को क्योंकि आरबीआई का अल्टीमेट गोल मनी सप्लाई को बढ़ाना या घटाना है। तो कैश रिजर्व रेशियो का जो पैसा होता है ना, उसको आरबीआई डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती है अनटिल एंड अनलेस ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जहाँ पे मनी सप्लाई को एकदम कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को उस पैसे को यूज़ करना ना पड़ जाए। मतलब अगर बहुत अति आ गई है ना, तब जाके आरबीआई उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। जैसे मैंने आपको भी बॉन्ड का एग्जांपल दिया कि बॉन्ड अगर खरीदना है तो फिर उस केस में, लेकिन डायरेक्टली ऐसे आरबीआई उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो अच्छे से। एंड थैंक यू फॉर ऑल दीज लवली कॉमेंट्स। एंड अगर आपको ये नोट्स का PDF चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।